महंगा दागा, महंगी गैस और बिजली, अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। कपड़े की मांग में नुमाया कमी, फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री डूबने लगी। आपको बता रहे हैं महंगा दंगा, महंगी गैस बिजली, अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। कपड़े की मांग में नुमाया कमी हुई है, फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री डूबने लगी है। शराज भट्ट से मजीद बात करेंगे। क्या कहना है शराज, कारोबारी तबके का, अपडेट कीजिएगा। इंडस्ट्री के हालात ये हो चुके हैं, एसएमई सेक्टर के हालात ये हो चुके हैं कि ईद से कई दिन पहले इस वक्त जो है वो ये प्लान किया जा रहा है कि फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएं और कल से ही जो है वो ईद की छुट्टियां दे दी जाएं। हालात ये हो चुके हैं कि ये वो सीज़न है कि जिसमें कपड़े के कारोबार से वाबस्ता फैक्ट्रियां जो हैं ये उनके कमाने का सीज़न था और इस सीज़न में जो है फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला किया जा रहा है। हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, ये सीज़न पीक सीज़न होता है आपका एम्ब्रॉयडरी का, लेकिन इस वक्त जो है फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस वजह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बट साहब, मैंने ये बजट आने से पहले ही ये वाली बात हाईलाइट कर दी थी कि ये हो सकता है हमारी इंडस्ट्री का जो है आखिरी बजट हो अगर इसमें कोई रिलीफ ना दिया गया। आज मैं यहाँ चैम्बर में भी आया वो था, यहाँ पे भी सबसे मैंने पूछा है कि कुछ भी हमारे एसएमईज के लिए नहीं किया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। उसकी सूरत हाल अब ये हो गई है कि ईद की छुट्टियाँ जो आज से तकरीबन 16-17 दिन बाद होनी थी, लेकिन काम ना होने की वजह से फैक्ट्रियां आज से ही बंद होना शुरू हो गई हैं। आपको पहले पता है कि 50% कैपेसिटी से पहले ही हमारा सेक्टर चल रहा था। अब जो 50% चल रहा था वो लोग भी मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये वाला हमारा पीक का सीज़न है, ईद का सीज़न है जी। ईद पे भी अगर कोई काम ना हो तो इसका मतलब है बाकी साल में क्या काम होगा। इंतहाई मायूस कुन हालात हैं। अभी ये देखें कि लोग ईद के दिनों में जो वर्कर हैं दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं कि ईद पे और ये कुर्बानी की ईद है। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी राना अब्दुल गफूर ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए हैं। शराज उनके साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चावल, चीनी सब गायब हो गया। शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं सब्सिडी फ्राहम की जाती है लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक। मजीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से आटा, घी और चावल पर सब्सिडी तो दे दी गई है लेकिन ये सामान जो है वो नहीं दिया गया है। तो टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, चावल और चीनी जो है वो नायाब हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये कहना है कि ये जो चीज़ें हैं पीछे से स्टॉक में नहीं आ रही हैं। इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी तो दी जाती है लेकिन जो है वो बुनियादी चीज़ें जिसमें आटा, चीनी और घी शामिल है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। इस बारे से शहरी जो है उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है कौन कौन सी चीज़ें जो दस्तयाब नहीं है और आपको किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त? पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना गवर्नमेंट की जो सस्ती जो है ना वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे घी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो है लेकिन नाकस मटेरियल में है। जो है वो भी यहाँ नहीं है। आटा है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वो भी यहाँ नहीं है। ये शहर का ये मेन यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे हर तरह की अवेलेबल चीज़ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर गरीब तबके ने आना है। ये करीब गांव, छोटे छोटे बस्तियाँ हैं, वहाँ से लोग आते हैं। ये दिहाड़ी अपने तोड़ के यहाँ पे आते हैं। लोगों को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ चीज़ें जो हैं अवेलेबल करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि ये बड़ा शहर यूटिलिटी स्टोर है। ये ज़िला होने के ना से ये छोटे छोटे शहरों में लोग आते हैं, फिर गांव से आते हैं। ये गरीब तबका है, इसलिए यहाँ हमें चाहिए कि इनके साथ गवर्नमेंट को चाहिए इनके साथ तावन करें। अच्छा, बिल्कुल आपने उनकी बात सुनकर कहना है कि छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ से सफ़र करके जो है वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं ताकि सस्ती चीनी, घी और आटा मिल जाए। तो हम यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि ये चीज़ें स्टॉक में मौजूद नहीं है। शहरियों का कहना है कि हम अपनी पूरी दिहाड़ी ज़ाया करके जो है वो यहाँ पर सस्ती चीज़ अशिया के। शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के स्टाफ को 11 माह से तनख्वाह न मिली। चिन्योट के सीईओ एजुकेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा सैलरी क्यों नहीं दी गई? गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था
اور پچھلے دنوں بھی سٹی 41 کی جانب سے اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پچھلے 11 ماہ سے یہ لوگ تنخواہوں سے محروم ہیں. اس میں کچھ پرائیویٹ ٹیچرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ اور اسکول کا دیگر سٹاف موجود ہے. چنیوٹ میں تقریباً 105 کے قریب اسکول ہیں اور اس میں 500 کے قریب جو یہ سٹاف ہے وہ پچھلے 11 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے. اس وقت سی او کمپلیکس میں یہ لوگ سراپا احتجاج ہے. ان کا کہنا ہے کہ عید سر پر آ گئی ہے, اگر انہیں عید پر بھی سیلری نہ ملی تو وہ احتجاج کریں گے. متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمیں پچھلے تقریباً 1 سال سے تنخواہیں جو وہ نہیں ملی. چلو ایک جو سرکاری لیول پہ ٹیچر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا تو گزارا ہو رہا ہے, لیکن جو پرائیویٹ سٹاف ہے وہ کیا کرے؟ اس کا تو جتنا بھی انحصار ہے وہ اسی تنخواہ پہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس طرح تو اگر 1 سال سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی تو ہمارے ایک معاشی طور پر ہمارا قتل کیا جا رہا ہے. اور اس وقت تقریباً ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے اندر سینکڑوں اسکول موجود ہیں جن کو تقریباً اوور آل ہی تنخواہیں نہیں ملی. میرے اسکول کے اندر تقریباً 5 بندے جو ہیں وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ سارے ویل کوالیفائڈ ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بیچلر نہیں ہے, سارے بندے ایم اے بی ایڈ ہیں, ایم ایڈ ہیں. تو اگر اس طرح ہمیں تنخواہ نہ دی گئی تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا تو گزارا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو میری حکومت پاکستان سے, وزیر اعلیٰ سے اور سی ایم پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں عید سے پہلے تنخواہیں جو ہیں وہ دی جائیں. بالکل جی, پنجاب کے سینکڑوں اسکول ہیں اور وہاں پر ہزاروں افراد کا یہ سٹاف ہے جو اس وقت جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم ہے, جس وجہ سے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور انہیں ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. پنجاب ٹیچر یونین کے ذمہ داران صفدر کالو صاحب بھی موجود ہیں. کالو صاحب, آپ اپنے طور پہ کیا کوشش کریں گے ان کے ساتھ؟ ہم لوگوں نے کئی دفعہ سیکٹری تعلیم سے گزارش کی ہے کہ یہ ہمارے پورے پنجاب میں غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے انصاف آفٹر نون اسکول بنائے گئے تھے. جو سیکنڈ شفٹ میں چل رہے تھے ان کو 1 سال ہو گیا ہے, ان کو کوئی ایک پیسہ تک نہیں دی گئی. اس میں ہمارا ایک ہیڈ ہوتا ہے وہ ریگولر ٹیچر ہوتا ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے ٹیچر ہوتے ہیں. بہت شکریہ وہاں پر اپڈیٹس کرنے کے لیے. یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں شہریوں کو پارکنگ کی اور اوور چارجنگ سے نجات ملے گی. تمام ہسپتالوں کی پارکنگ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں تمام سرکاری ہسپتالوں میں شہریوں کو پارکنگ کی اوور چارجنگ سے نجات ملے گی. تمام ہسپتالوں کی پارکنگ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا. سرکاری ہسپتالوں کی پارکنگ میں اوور چارجنگ سے نجات ملے گی. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص, بتائیے گا. فیصل آباد میں موجود تمام سرکاری اسپتالوں کی پارکنگ کو فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے زیر اہتمام چلائے جانے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے, جس میں تمام اسپتالوں کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں. ایم ڈی پارکنگ کمپنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا اوان. ان سے بھی پوچھیں گے. سر, یہ بتائیے گا کہ تمام سرکاری اسپتال جن میں سے کچھ پہلے فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے پاس رہے اور پھر پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو چلے گئے, اب ایک دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام پارکنگ جو ہے خاص طور پہ الائڈ اسپتال, الائڈ 2 اور اس کے علاوہ جنرل اسپتال کی پارکنگ جو ہے وہ پارکنگ کمپنی کے پاس آ جائے. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے شہریوں کو فائدہ حاصل ہو سکے گا اگر یہ ایکٹیویٹی مکمل ہوتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, ادھر ڈپٹی کمشنر آفس میں بیٹھے ہوئے بھی جو سب سے زیادہ شکایات آتی ہیں شہریوں کی طرف سے وہ سرکاری ہاسپٹلس کے اندر ایکسٹورشن کی ہیں کہ ان سے اوور چارجنگ کی جاتی ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے ابھی ہمارے جو کمشنر سلوت سعید صاحب ہیں انہوں نے بھی کل میٹنگ کی تھی اور ابھی اسی تناظر میں ہم نے میٹنگ کی ہے سرکاری ہاسپٹلس کے ساتھ کہ ان کو پارکنگ کمپنی کے ذریعے میں ہم لایا جائے, کیونکہ وہاں پہ ہم اس میں کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ نصب کرنا چاہتے ہیں جس سے ایکسٹورشن کا بھی خاتمہ ہوگا اور ایک ویل آرگنائزڈ جو پارکنگ کمپنی ہے وہ اپنے زیر تسلط لے کے آئے ان ساری پارکنگ کو, اور اس میں یہ ہے کہ پبلک کو ریلیف ملے گا. اچھا سر, اس میں یہ بتائیے گا کہ جو پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں وہ جو ہے ایک ہیوی اماؤنٹ کے بعد جو ہے ٹھیکہ حاصل کرتے ہیں, کیا پارکنگ کمپنی بھی اتنی ہی اماؤنٹ پہ ٹھیکہ حاصل کرے گی یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن مختلف ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک جگہ کا اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا جتنا کہ وہ کنٹریکٹر آپس میں مقابلے بازی کے اندر ٹھیکہ لے جاتے ہیں. تو انہوں نے پورا کرنے کے لیے لامحالہ اوور چارجنگ کرنی ہوتی ہے جس سے پبلک کو پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو پارکنگ کمپنی جو ہے وہ جو اوریجنل وقاص بیگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اب کمپنیوں پر ہی نہیں انفرادی طور پر ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ افراد پر بھی سپر ٹیکس لگے گا. 15 کروڑ روپے یا اس سے زائد سالانہ کمانے والوں کو سپر ٹیکس ادا کرنا ہوگا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق سپر ٹیکس کی شرح 8% تک ہوگی. عمیر عصمت اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے, بتائیے گا عمیر. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آئندہ مالی سال کے دوران عمرہ سے ٹیکس نکلوانے کے لیے سپر ٹیکس
के दायरा कार में तोसी का फैसला किया गया है। सुपर टैक्स जो कि रवां माली साल के दौरान कंपनीज पर आयद किया गया था, वो कंपनियां जो कि सालाना 15 करोड़ रुपए या उससे ज़ायद मुनाफा कमाती हैं तो उन पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। ताहम अब उसका दायरा कार जो बढ़ाकर जो इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड लोग हैं उन पर भी अब सुपर टैक्स 1 जुलाई से लागू होगा। यानी कि अगर वो सालाना कंपनीज और इंडिविजुअल्स को सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन होगी तो उस पर 1% के हिसाब से सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ इनकम टैक्स इसके अलावा होगा। इसी तरह अगर मुनाफा की शरह जो है वो 25 से 30 करोड़ रुपए तक होगी तो उस पर 3% के हिसाब से जो सुपर टैक्स है वो लागू होगा। और जैसे जैसे मुनाफा की शरह में इजाफा होता जाएगा उसके साथ साथ सुपर टैक्स के जो रेट्स हैं उनमें भी इजाफा होता चला जाएगा। कंपनीज या इंडिविजुअल्स अगर साल में 40 से 50 करोड़ रुपए तक कमाते हैं तो उन पर 8% के हिसाब से। बहुत शुक्रिया मैम अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। ड्रग कोर्ट की जानिब से 57 मुल्जिमान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट की जानिब से 57 मुल्जिमान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने फैसला सुना दिया। बगैर लाइसेंस ममनुआ अद्वियात बेचने वालों की पकड़। ड्रग कोर्ट की जानिब से 57 मुल्जिमान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। इसी हालत से बात करने के लिए मौजूद है हाशिर वराइज। हाशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। इसी हवाले से ड्रग कोर्ट की जानिब से आज भी जो 57 मुल्जिमान है उनको भारी जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो दिया गया है। चेयरमैन जो है ड्रग कोर्ट से खालिद जावेद बुखारी उनकी जानिब से ये सजा का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। मोस्टली जो इलाकों के ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की थी, जिसके बाद जो इस्तगासा है वो ड्रग कोर्ट के अंदर दिया गया और बाद में उनकी जो केसेज हैं उनकी समाअत हुई है, जिस पर जो इस्तगासा है वो इन पर इल्जाम जो है वो साबित करने में कामयाब रहा, जिस पर अदालत की जानिब से जो 57 मुल्जिमान है उनको मजमूई तौर पर 24 लाख और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो आज दिया गया। अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए तो इस दौरान भी ड्रग कोर्ट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मुल्जिमान को जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि तमाम जो मुल्जिमान है इनको ममनुआ अद्वियात और इसके साथ साथ बगैर लाइसेंस की जो मेडिकल स्टोर है चलाने पर जो है इनको सजाएं दी जा रही है और अदालत की जानिब से मुल्जिमान को जो सजाएं हैं वो ड्रग ऑर्डिनेंस के सब सेक्शन जो 4 है उसके तहत। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।